कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के नोटिस और पूछताछ करने के विरोध में चूरू जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भवनलाल पुजारी ने अगुवाई करते हुए जिला स्तरीय धरने को संबोधित किया। इस मौके पर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानी ने कहा कि देश की आज़ादी और विकास में गांधी नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजकल तानाशाही के रास्ते पर चल रही मोदी सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रच रही है उसको देश की जनता और कांग्रेस कभी सहन नहीं कर पाएगी। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फैला हुई है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश में सांप्रदायिक उन्माद फैला रही है। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष पुजारी ने सीएम गहलोत के भाई के घर पर सीबीआई के छापे डालने की कड़ी आलोचना की। पीसीसी के जिला प्रभारी राजेंद्र मोड़ ने कहा कि कांग्रेस गांव-गांव तक सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाए। धरने को सदाशर के चेयरमैन राजकर्ण चौधरी, तारानगर प्रधान संजय कस्मा, चूरू सभापति पायल सैनी, रियाजत खान, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला सिंघल, राधेश्याम चोटिया, रणजीत साथड़ा, गोविंद महंसरिया, पूसाराम गोदारा, आनंद मंगल मिश्र, इंद्राज खींचड़, लाल मोहम्मद बियानी, नौरंग वर्मा, सविता राठी, रमजान खान सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। संचालन कल्याण सिंह शेखावत ने किया। जिस तरह से केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मामले को लेकर जो पूर्व में ही कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जा चुका है, कांग्रेस पार्टी के नेता को परेशान करने के लिए, कांग्रेस को जो संघर्ष कर रही है उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ उसको रोकने के लिए, और जो 2024 में कांग्रेस ने मिशन उठाया है कि इनको हम सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी ये सरकार है, सिर्फ उसके लिए कांग्रेस के नेता को परेशान किया जा रहा है। और एक ऐसे केस में कि जिसमें आज़ादी से पूर्व जब अखबार के माध्यम से एक अलग जगाने का प्रयास किया गया था कांग्रेस का, उस अखबार को जब पुनर्जीवित किया जा रहा था उसको रोका गया और उसमें दोबारा ये बेमतलब के न केवल राहुल जी बल्कि सोनिया गांधी जी जो स्वयं स्थान भरती है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है, उनको भी 23 तारीख को पेश होने के लिए कहा जा रहा है। जबकि आज पूरा देश जानता है कि जिनको न सत्ता का मोह है, न जिनको पैसे का मोह है, और जिनका 5वीं पीढ़ी आज देश की सेवा कर रही है, उनको परेशान करने के लिए, कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को रोकने के लिए इस प्रकार का ये षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा रचा जा। शहर के नए बस स्टैंड पर शुक्रवार को तेज धमाके के बाद आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन, पुलिस, आपदा राहत, बिजली विभाग, स्वास्थ्य, नगर परिषद के फोन की घंटियां घंघनाने लगी। रतनगर थानाधिकारी सुरेंद्र राणा ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद कंट्रोल रूम ने एसपी, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, पुलिस थाना, अस्पताल और नगर परिषद सहित दमकल को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक टीम, पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने लगी, लेकिन बाद में पता चला यह सब मॉक ड्रिल का एक हिस्सा भर था। सूचना के बाद सबसे पहले डीएसपी राजेंद्र बोड़क, कोतवाली एसएचओ सतीश यादव, सदर एसएचओ गौरव खिड़िया मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी दिगंत आनंद भी मौके पर पहुंचे। सबसे अंत में अस्पताल की एम्बुलेंस पहुंची। इससे पहले 108 एम्बुलेंस पहुंच गई। इसके बाद नगर परिषद की दमकल भी मौके पर पहुंची। टायर चोरी के एक प्रकरण में तत्कालीन राजालदेसर एसएचओ राम प्रताप गोदारा के नाम से रिश्वत की मांग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया है। चूरू एसीबी के एडिशनल एसपी आनंद प्रकाश स्वामी ने शुक्रवार को बताया कि परिवादी हंसराज नाथ निवासी भानोदा बिदावतान ने 6 अप्रैल 2022 को एसीबी चूरू में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने बताया कि उसका भाई मामराज दिव्यांग है, जिसने गांव में धर्म का टाका रखा है। बीकानेर हाईवे पर किसी जगह टायर चोरी होने का मुकदमा पुलिस थाना राजालदेसर में दर्ज हुआ था। मामले को लेकर थानेदार ने रामचंद्र स्वामी नाम के व्यक्ति के साथ संदेश भेजा कि अगर मामराज 50,000 रुपये खर्चे के देता है तो उसे आरोपी नहीं रखेंगे, नहीं तो गिरफ्तार करेंगे। इस पर रामचंद्र स्वामी ने परिवादी से संपर्क कर 17,500 रुपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद सत्यापन 12 अप्रैल को ट्रेप की कार्रवाई आयोजित की जानी थी, लेकिन आरोपी को शंका होने पर ट्रेप कार्रवाई नहीं कर मामले को पेंडिंग रखा गया।
22 अप्रैल को परिवादी ने बताया कि रामचंद्र स्वामी के द्वारा उससे संपर्क नहीं किया गया तथा टायर चोरी के मुकदमे का चालान भी पेश कर दिया गया, लेकिन आरोपी रामचंद्र स्वामी द्वारा परिवादी हंसराज नाथ से 17,500 रुपये की रिश्वत राशि थानाधिकारी राजेंद्र देसर के लिए मांग किए जाने की शिकायत पर 16 जून 2022 को ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से नियमित प्रकरण दर्ज किया गया है। तत्कालीन थानाधिकारी राम प्रताप गोदारा की संदिग्ध भूमिका के संबंध में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट की जाएगी। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से एक बालक को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे अभी राजकीय संप्रेषण गृह के छात्रावास में भेजा गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के किशन वर्मा ने बताया कि जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि एक नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल है, सीकर से आई ट्रेन में लावारिस हालत में बैठा है। ये बालक बोलने व सुनने में समर्थ नहीं है, जिस पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम सदस्य चूरू के रेलवे स्टेशन पहुंचे और बच्चे को अपने साथ लिया। रेलवे स्टेशन की चौकी में उसकी सूचना दी गई। इसके बाद बालक का राजकीय भर्ती अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। टीम की ओर से बालक की माता को इसकी सूचना की गई है। चूरू जिला जेल में मोबाइल की सिम पहुंचाकर सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में शुक्रवार शाम को कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि 20 अप्रैल 2022 को जेल अधीक्षक ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि बंदी राकेश कुमार को देने के लिए कपड़ों में छिपाकर मोबाइल की एक सिम भिजवाई गई थी, जिसको तलाशी के दौरान जब्त कर लिया गया था। इस संबंध में सिम देने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था और अब बंदी राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सिद्धमुख क्षेत्र के गांव दयावड़ का 24 वर्षीय राकेश कुमार हत्या के मामले में न्यायिक परीक्षा में जेल में बंद है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू शहर के वार्ड संख्या 53 में दूध मुही बालक को घर पर अकेला छोड़कर घर से एक महिला लापता हो गई। शुक्रवार को महिला के पति ने कोतवाली थाने में लापता पत्नी को लेकर परिवाद दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड 53 के पवन कुमार ने बताया कि उसकी शादी रक्षा के साथ हुई थी। 2 बच्चे हैं। पत्नी रक्षा बिना वजह घर में मामूली बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करती है। गुरुवार को जब वह मजदूरी के लिए गया वहाँ तो उसकी पत्नी बिना बताए अपने दोनों बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर कहीं चली गई। उसकी तलाश की लेकिन पता नहीं चला तो कोतवाली थाने में परिवाद दिया है। बहरहाल पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि रेल द्वारा 18,000 एवं हवाई जहाज द्वारा 2,000 वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। रेल के जरिए रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी सहित अनेक जगहों की वहाँ यात्रा होगी तथा हवाई जहाज के जरिए पशुपतिनाथ, काठमांडू की यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा के लिए आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 1 अप्रैल 2022 को 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक व उसके साथ जाने वाली सहायक अथवा पति पत्नी दोनों का जन आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लॉटरी से किया जाएगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत संचालित राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब सुरक्षा सखी की भी जिम्मेदारी निभाएगी। 17 जून को चूरू जिला परिषद सभागार में सुरक्षा सखियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आजीविका जिला परियोजना प्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि चूरू जिले में समूह के लगभग 470 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन सुरक्षा सखी के रूप में विभिन्न पुलिस थानों में करवाया गया है। वहीं एडिशनल एसपी देवानंद ने सुरक्षा सखी योजना के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करना, पीड़ित महिलाओं और पुलिस के मध्य सेतु तैयार करना सुरक्षा सखी का मुख्य उद्देश्य है। भविष्य में मासिक बैठक का आयोजन कर थाना स्तर पर समस्याओं के निवारण की कोशिश की जाएगी। जिला स्तरीय सुरक्षा सखी कार्यक्रम में जिला प्रबंधक अहबाब खान, पूनम चौधरी, जिला रिसोर्स इंचार्ज राकेश कुमार, जिला तकनीकी विशेषज्ञ रमेश कुमार और सुरक्षा सखी शामिल हुए। रतनगढ़ स्थित केपीएस विद्यालय में एनटीएससी प्री फाउंडेशन कोर्स का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी हिमांशु शर्मा, विद्यालय संरक्षक सईराम गोदारा, निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने एनटीएससी प्री फाउंडेशन प्रोग्राम की पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शर्मा ने बताया कि एनटीएससी प्री फाउंडेशन रतनगढ़ क्षेत्र के लिए नई सौगात है। इस प्रकार के फाउंडेशन कोर्स बच्चों के उन्नत भविष्य के लिए कारगर साबित होंगे एवं कक्षा 6 से ही प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी। शर्मा ने छात्रों को एनटीएससी प्री फाउंडेशन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने सभी अतिथियों और आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए छात्रों को एनटीएससी स्कॉलर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन विजेंद्र बिजारानी ने किया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्थायी रोजगार एवं भर्ती परीक्षा सहित सेना भर्ती नहीं होने की मांगों को लेकर रक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही, जिससे सरकार जल्द करवाए। वहीं अभी सरकार द्वारा सेना में अल्पकालीन भर्ती कराने का निर्णय लिया गया है, जो सेना जैसी प्रतिष्ठान संस्था को तबाह करने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। पहले की तरह ही भर्ती परीक्षा कराई जाए। इस तरह से छात्रों को भी हताशा और निराशा की ओर धकेला जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि अग्निपथ योजना को सरकार बिना शर्त तुरंत प्रभाव से वापस लें। सेना भर्ती रैली को पूर्व भर्तियों की तर्ज पर जल्द आयोजित करें। वायु एवं जल सेना में पूर्व में जो भर्तियाँ उनको जल्द पूरा करें तथा थल सेना में पूर्व हुई लिखित परीक्षा पास करवाएं। ज्ञापन देने वालों में राकेश पूनिया, मुकेश, सुनील, सुरेंद्र, सतीश, सोनू कुमार, मोहित चौधरी, मयंक, शिव कुमार, संदीप, महेश शर्मा, आशीष, सोनू सहित अनेक युवा शामिल थे। सुजानगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बहू की हत्या के मामले में सास और ससुर को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कर्णिदान चरण ने बताया कि गांव खुड़ी में 12 जून 2014 को बहू साविरा की हत्या धारदार हथियार से गला काटकर कर दी गई, जिस पर मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया। मामले में आरोपी ससुर बाबू खां सास सुन्नत बानो को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कर्णिदान चार ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 64 दस्तावेजों को एग्जीक्यूट करवाया गया। वहीं प्रकरण में आरोपी ने साक्ष्य मिटाकर आत्महत्या करने का रूप देने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने मजबूती के साथ पैरवी की, जिसके चलते आरोपी सजा तक पहुँच सके। वहीं एक नाबालिग के विरुद्ध किशोर न्यायालय में यह प्रकरण विचाराधीन चल रहा है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सुजानगढ़ में एक प्रकरण था स्टेट वर्सेस बाबू खां। उक्त प्रकरण पुलिस थाना सालासर से जुड़ा हुआ था। 12 जून 2014 को खुड़ी गांव में एक हत्या हुई थी। उसमें मृतका का नाम था साबिरा, ठीक, और उसमें एक एफआईआर लॉन्च हुई थी। हत्या प्लस साक्ष्य विलोपन और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था 12/6/2000, ठीक है। उसमें मुलजिम बाबू खां और सुन्नत बानो दो की ट्रायल माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सुजानगढ़ में हुआ था।
इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 24 गवाहों के न्यायालय में बयान लिए गए थे और इस प्रकरण में 64 डॉक्यूमेंट है जिनको प्रदर्शित करवाए गए थे। माननीय न्यायालय ने पूरे प्रकरण में विचारण करने के बाद में आज इसमें फैसला दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास दोनों इनको दिया गया। क्या खास बात रही इसके? इस प्रकरण में मुलजिम के अधिवक्ता ने डिफेंस की ओर से एक मनगढ़ंत एक कहानी लाई कि ये आत्महत्या जैसा प्रकरण है और उन्होंने अभियोजन के काफ़ी गवाहों को दौरान जीरे इस प्रकार के तथ्यों के संबंध में जीरे भी किए थे और अभियोजन की एक डॉक्टर वंदना भटनागर, जिसको अभियोजन ने तर्क कर दिया था, वो बोर्ड की सदस्य थी, जिसमें दो जो थे चिकित्सक उनके अभियोजन की तरफ से बयान हो चुके थे। तर्क करने के उपरांत डॉक्टर वंदना भटनागर जो डिफेंस की तरफ से आई थी, उसने अपनी किशोर न्यायालय में मुलजिम के अधिवक्ता के द्वारा जीरे के सवाल में उस चोट को स्वीकारित होना हो सकता है बताया था। उसके वहाँ के न्यायालय बयानों को यहाँ पर पेश किया गया था, लेकिन अभियोजन की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों एवं अन्य संबंध मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के फैक्ट्स को वहाँ पेश किया कि इस तरह की गंभीर चोट जो छुरे से मणिबंध तक जो काट लिया गया था, मान सकते हैं 3 से 4 इंच गहरा घाव था। जिस तरह से एक बकरे को जिसे काटते हैं उस तरह से छुरे से उस मर्दका को काटा था, यानी डेड बॉडी की सर्वाइकल वर्टिब्रा पर भी चोट थी। तो इतनी गंभीर चोट कोई भी व्यक्ति स्वीकारित नहीं कर सकता। ये अभियोजन की तरफ से उसको न्यायिक दृष्टांतों और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से इसको प्रूव किया। उसमें मुलजिम बाबू खां और सुन्नत बानो 2 की ट्रायल माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सुजानगढ़ में हुआ था। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 24 गवाहों के न्यायालय में बयान लिए गए थे और इस प्रकरण में 64 डॉक्यूमेंट है जिनको प्रदर्शित करवाए गए थे। माननीय न्यायालय ने पूरे प्रकरण में विचारण करने के बाद में आज इसमें फैसला दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास दोनों इनको दिया गया। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने अग्निपथ योजना को बताया देश के नौजवानों के लिए आत्मनिर्भर भारत की योजना। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अग्निपथ योजना देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से उठाया गया कदम है। इस योजना को देश के नौजवानों को समझने की आवश्यकता है। नौजवानों में देश की सेवा के प्रति, देश की रक्षा के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति भावना पैदा करने के लिए यह अग्निपथ स्कीम सरकार की ओर से लाई गई है। शिक्षा के साथ साथ सेना में अनुभव का मौका मिलेगा और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलेंगे। राठौड़ ने कहा कि वो बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आज इस योजना को लेकर आए हैं। इनकी एक क्रांतिकारी योजना देश में राष्ट्र सेवा, राष्ट्र रक्षा का माहौल बनाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि युवा कभी भी दिग्भ्रमित ना हो। नियमित सेना भर्ती कहीं भी इस योजना से प्रभावित नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत की एक क्रांतिकारी योजना देश के नौजवानों को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा करने के लिए एक अनुपम सौगात है। इस अग्निपथ सेवा से नियमित सेना की भर्ती बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। ये उन नौजवानों के लिए है जो देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं और उसके बाद एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हें भारतीय सेनाओं के अंदर भी 25% पदों पर आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शी प्रणाली से उनका चयन होगा। 11 लाख से ज्यादा की राशि उन्हें अन्य व्यापार और दूसरे कामों के लिए मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस योजना को देश के नौजवानों को समझने की आवश्यकता है। ये योजना देश के नौजवानों में देश की सेवा के प्रति, देश की रक्षा के प्रति, देश के मान सम्मान के प्रति एक इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिए है। कई मुल्कों में शिक्षा के साथ सेना के अंदर 2 साल 4 साल का अनुभव होना अनिवार्य कर रखा है, इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया योजना देश के नौजवानों को दी है। उनका बहुत बहुत आभार।
शिक्षाविद एवं वरिष्ठ चिंतक ओम प्रकाश तंवर ने सरकार की अग्निपथ योजनाओं को बताया युवाओं के लिए लाभकारी। चूरू जिले के वरिष्ठ चिंतक एवं शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर ने केंद्र सरकार की सेना भर्ती की योजना अग्निपथ को युवाओं के लिए लाभकारी एवं विभिन्न योजनाओं से भरपूर बताया है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि अग्निपथ योजना अपने आप में युवाओं के लिए कई विकल्प लेकर साबित होगी। उन्होंने बताया कि जब 4 साल के बाद युवा वापस उस नौकरी से लौटने की तरफ होंगे तो वहां उनको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 12वीं तक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा CAPF तथा स्टेट पुलिस में भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अग्निपथ वीर स्वयं का उद्यम कारोबार अगर स्थापित करना चाहेगा तो केंद्र सरकार की ओर से बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ओपी तंवर ने बताया कि योजना सेना में कार्यरत उच्च अधिकारियों एवं सेवानिवृत्त उच्च सैन्य अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद ही बनाई गई है। ऐसी योजना दूसरे देशों में भी सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के लिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इससे सेना में भी नए ऊर्जावान युवा मिलेंगे। 4 वर्ष तक सेना में रहकर जब युवा घर आएगा तो निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का जज्बा रहेगा। इससे युवा भटक कर असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के चंगल में नहीं फंसेंगे। जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, पहले उन्हें इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर फिर कोई निर्णय जो स्वयं के एवं देश के हित में होना चाहिए वो करना चाहिए। ओपी तंवर ने कहा कि बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और इस योजना के लिए युवाओं को तुरंत तैयारी में जुट जाना चाहिए। अग्निपथ सैनिकों का 44 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इस बीमा के लिए सैनिकों को किसी भी प्रकार का कोई अंशदान नहीं देना पड़ेगा। 4 वर्ष के पश्चात 25% युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी मिल जाएगी। 75% को घर भेज दिया जाएगा। अब ये 75% जो घर आएंगे उनके सामने भी कई विकल्प होंगे। पहला विकल्प तो ये होगा कि इन्हें जो युवा 10वीं पास से भर्ती होंगे वे जो नौकरी छोड़कर आएंगे तो उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर वे अपनी पढ़ाई कॉलेज में जारी रख सकेंगे। दूसरा, ये जो सैनिक हैं, अग्निपथ सैनिक हैं, इन्हें CAPF और स्टेट पुलिस में प्राथमिकता के साथ भर्ती किया जाएगा। तीसरा इनके साथ सामने विकल्प ये होगा कि ये अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार से उन्हें आर्थिक पैकेज मिलेगा, बैंकों से ऋण की सुविधा मिलेगी। तो मेरे विचार से ये जो केंद्र सरकार की जो युवाओं के सामने जो प्रस्ताव है, जो योजना है सेना में भर्ती होने का, ये बहुत सुअवसर है। 4 साल तक वो सेना में सेवा करेंगे, देश सेवा करने का उनको मौका मिलेगा और 4 साल के पश्चात वो घर आएंगे तो भी वो अपना सुंदर करियर बनाने के लिए भी उनके सामने अवसर होंगे। धन्यवाद।